अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अजहर सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 से कविता का अध्ययन करने वाले हैं। कविता पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत जी। तो कवि ने इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। पहाड़ों पर से जो प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है या जंगल में वन में जिस प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है या वर्षा ऋतु में जिस प्रकार का सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है, इन सभी सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत कविता में कवि ने सुमित्रानंदन पंत ने किया है। तो चलिए चलते हैं इस कविता की ओर। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेघ लाकर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन पार। अवलोक रहा है बार बार, नीच जल में नीच महाकाल। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं। पर्वत ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेघ लाकर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में नीच महाकाल। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पहाड़ों का वर्णन किया है, इसीलिए वो कहते हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पल पल परिवर्तित पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, अर्थात वहां पर हर पल हर एक क्षण में हर एक पल में वहां पर प्रकृति अपने रूप को बदल रही थी, अर्थात अपने सौंदर्य को बदल रही थी। और इसी कारण उन्होंने इन पंक्तियों का निर्माण किया कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। फिर वे कह रहे हैं कि मेघ लाकर पर्वत अपार। मेघ लाकर पर्वत अपार अर्थात अपार अर्थात असीम, बहुत सारे पर्वत, अर्थात कि मेघ लाकर एक से एक जुड़े हुए पर्वत। वहां पर बहुत सारे पर्वत थे, बहुत सारे पहाड़ थे जो एक से एक जुड़े हुए थे। मेघ लाकर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़। तो यहाँ पर पुष्प का वर्णन किया है। सुमन अर्थात पुष्प। कवि कह रहे हैं कि पुष्प उन पहाड़ों पर जो पुष्प उगे थे, जो पुष्प दिखाई दे रहे थे, वे पहाड़ के नयन के समान दिखाई दे रहे थे। किस समान दिखाई दे रहे थे? नयन के समान दिखाई, अर्थात आंखों के समान दिखाई दे रहे थे। उस पहाड़ के आंखों के समान दिखाई दे रहे थे। और इसी कारण उन्होंने कहा है कि अपने सहस्त्र द्रग सुमन पाठ, हजारों पुष्पों को, पुष्प रूपी आंखों को खोले हुए पहाड़ उन्हें दिखाई दे रहा, हजारों आंखों को खोले हुए। फिर वो कहते हैं कि अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में नीच महाकाल। वे बार बार अपनी आंखों से, पुष्प रूपी आंखों से स्वयं को देख रहा है नीचे जल में, अर्थात पर्वत अपने नीचे देख रहा है जल में, जहां पर पानी जमा हुआ है, अर्थात नदी है। जो नदी है उसके पहाड़ के नीचे, उस नदी के पानी में वे स्वयं को पुष्प रूपी आंखों से देख रहा है। और फिर वो कहते हैं कि जिसके चरणों में पला ताल, अर्थात जो नदी को है उसे ताल कह रहे हैं, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण सा अर्थात कांच, आईने के समान फैला हुआ है, और विशाल है, बहुत बड़ा है। तो उस विशाल नदी में ये जो नदी एक आईने के समान प्रतीत हो रही है, उस नदी में पर्वत स्वयं को देख रहा है पुष्प रूपी आंखों से। ऐसा वे प्रतीत हो रहा था जब लेखक ने उन पर्वतों को देखा। तो वे यही वर्णन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको
यह अनुच्छेद समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले अनुच्छेद की ओर। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं जाग भरे निर्झर। गिरी के उड़ से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर, पहाड़ों का गौरव गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और झरझर बह रहे हैं। पहाड़ के यश की गाथा गान करते हुए झरझर पानी बह रहा है। मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर। जो पानी बह रहा है वो मोती की लड़ियों से सुंदर लग रहा है। झरी है जाग बरे निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है झरना। तो झरना कैसे बह रहा है कि मोती के समान, मोती से भी अच्छे वे मोती के समान लग रहे हैं उसके झरने जो बह रहे हैं और वो झरझर बहता हुआ जा रहा है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पहाड़ के यश की गाथा गा रहा, उसके झरझर झरने का जो आवाज़ है वो आवाज़ ऐसा लग रहा है मानो कि वो उस पर्वत का गीत गा रहा है, उसके यश का गीत गा रहा है। इस प्रकार से वे झरना व्यतीत हो रहा है। और फिर कहते हैं कवि कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। तरुवर अर्थात क्या होते हैं? बड़े वृक्ष। वे ये भी कह रहे हैं कि उन पहाड़ों पर बड़े बड़े वृक्ष हैं। ऐसे लग रहे हैं मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो पहाड़ के सीने पर, उर्वर पर, हृदय पर खड़े हुए हैं, ऐसे कवि को प्रतीत हो रहे हैं। और वे इसीलिए कह रहे हैं कि गिरिवर के ओर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, बड़े बड़े वृक्ष हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, शांतता से नभ को झांक रहे हैं, नभ पर, नभ की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। बढ़ते हैं आगे। आ गया अचानक लोभ उधर, अड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। धंस गए घरा समय शाल, उठ रहा धुआं, जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत कविता का अंत किया और बताया है कि जब प्रकृति में बदलाव आया, अर्थात वो घटा, जो पानी गिरने की घटा होती है, जो अंबर आ गया था, वे सब चला गया है। उड़ गया अचानक लोभ उधर, हड़का अपार पारद के पर। पारद किसे कहते हैं? पारे के समान एक चमकीले पर को, एवं चमकीले पर को हम कहते हैं पारद। तो वे छा गया है। और रव शेष, रव आवाज, शेष रह गए निर्झर, बस सिर्फ निर्झर झरने की आवाज ही बाकी रह गई। शेष अर्थात बस वही आवाज बाकी रह गई है। टूट पड़ा भूधर अंबर, अर्थात धरती पर अंबर आकाश टूट पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी, बारिश अब शुरू हो चुकी थी। धस गए धरा में सबे शाल, अर्थात शाल एक वृक्ष होता है और वे भयभीत होकर धरा अर्थात धरती में ही धंस चुके हैं। उठ रहा धुआं, जल गया तार। बस अब सारी पर्वत के वहाँ स्थान पर सारा धुआं फैल गया है। यूं जलद यान में विचर अर्थात उस पानी में, जल रूपी यान में या बादल रूपी यान में विचर घूम घूम कर
था इंद्र खेलता इंद्रजाल, अर्थात वहाँ पर कवि को ऐसा लग रहा था कि इंद्र वहाँ पर खेल रहे हैं अपना इंद्रजाल। तो वे आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य के बारिश में बदलते प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत कविता में लेखक ने बड़े सुंदर अक्षरों में कहा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको प्रस्तुत कविता समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो दोस्तों मुझे कमेंट कर जो भी समस्या हैं वह समस्या मुझे बता सकते हैं, या उन समस्याओं को आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ, एक नए पार्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।